हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज हम आपका ईयरली करंट अफेयर की सीरीज़ में 5th लेक्चर लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें, ताकि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो बनाए आप तो नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकेगा। तो आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन, एमओयू एंड एग्रीमेंट। और मैं बता दूं आपको, हमने पिछले 4 वीडियो में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटी के करंट अफेयर क्लियर कर लिए हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, वैसे भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन, एमओयू, एग्रीमेंट, ये सब करंट अफेयर लेंगे। हाँ, ये आपका बस जल्दी ख़त्म होने वाला है, बस 3-4 वीडियो और आनी है इसमें, तो आपका पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी, यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो चलते हैं अपनी न्यूज़ पर बिना किसी देरी के। पहली आ रही है कि एफएटीएफ ने यूएई को अपने ग्रे वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। अब आप पता चलते हैं एफएटीएफ है क्या। एफएटीएफ एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग है। मतलब जितने भी आपके मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए केसेस या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग से जुड़े हुए केसेस को रोकथाम के लिए ये एफएटीएफ को बनाया गया है। और ये बनाया गया था 1989 में पेरिस में, और ये G7 कंट्रीज़ द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है ना। जब ये बनाया गया था, इसके कुछ पहले ऑब्जेक्टिव थे, केवल ये थे कि ये केवल एग्जामाइन और डेवलप मेजर टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। पहले केवल मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया था। पर जब आपका 9/11 अटैक होता है यूएस में, ये आपको जो 2002 में हुआ था 9/11 अटैक यूएस में, तो उस समय एफएटीएफ को 2001 में इसका एक दूसरा ऐड कर दिया गया इसमें। अब ये जो था आपका टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी कम्बैट करेगा, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी रोकेगा। ये 2001 के बाद इसके अंदर ये फंक्शन ऐड कर दिया गया था। ये आपका एक्सपेंड इट मैंडेट टू इनकॉर्पोरेट एफर्ट टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अब क्या होता है कि अप्रैल 2012 में इसके अंदर एक कुछ चीज़ और, इसमें कुछ बदलाव लेकर आए। इसमें कुछ और ऐड किया कि ये काउंटर फाइनेंसिंग और प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए जितने भी आपके हथियार का लेन देन होता है, उसके लिए फाइनेंसिंग, जितनी फाइनेंसिंग लगती है, उसको कंट्रोल करने के लिए 2012 में इन्होंने एक तीसरा पार्ट को ऐड कर दिया। ठीक है ना। ये याद रखना है आपको, मैं बता रहा हूँ। ये पूछ लेते हैं 2012 में क्या ही हुआ। ये सीरीज़ पूछ लेंगे, सीरीज़ ऑफ इवेंट। पहले मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बनाया था 1989 में। फिर उसके बाद 9/11 का अटैक हुआ 2001 में। फिर इसको एफएटीएफ को इसकी टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकथाम के लिए इसमें कुछ मैंडेट ऐड किया गया। फिर 2012 में जो कुछ वेपन जिससे मास डिस्ट्रक्शन होता है उनकी फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, ठीक है ना, इन्होंने तीसरा ऐड किया। ठीक है ना, 2012। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ और आई है, एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है ना। ये ठीक है ना। पहले इसको ग्रे लिस्ट में डाल रखा था टेरर फाइनेंसिंग के लिए, अब इसको वहाँ से निकाल दिया है। बताते हैं कि हाँ, एफएटीएफ की जो मीटिंग होती है साल में 3 बार होती है, ट्राई एनुअली होती है इसकी, याद रखना। पूछें कब कब होती है। ये होती है फरवरी, अब फरवरी चल रहा है, अब होगी फरवरी, जून और अक्टूबर। इन 3 महीनों में इसकी मीटिंग होती है, फरवरी, जून और अक्टूबर में। ठीक है ना। और ये फरवरी, जून, अक्टूबर में अपनी म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट निकालता है, जिसके अंदर ये अलग अलग कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट और आपके ग्रे लिस्ट में रखता है। ठीक है ना। और ये जो कंट्री जो होती हैं, जो उनको ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रखता है, उनका क्या मतलब होता है। ग्रे लिस्ट में वो कंट्री आती हैं, मतलब कि जैसे बोले तो आपका जिन पर आपकी जिन पर अपना मॉनिटरिंग को इंक्रीज करेंगे, जूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, मतलब कि उनको पूरी तरीके से उन पर सैंक्शन नहीं लगेंगे, उन पर जो एक्टिविटी चल रही है उनको मॉनिटर करने के लिए उनको ग्रे लिस्ट में डालते हैं, जूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग। पर जो ब्लैक लिस्ट में आती हैं उनका जूरिडिक्शन बहुत हाई रिस्क पर होता है, तो उन पर कुछ सैंक्शन भी लगाए जाते हैं। ठीक है ना। ये डिफरेंस है, याद रखना। जो कि जूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग आए तो वो है ग्रे लिस्ट, और जूरिडिक्शन अंडर हाई रिस्क जूरिडिक्शन में आते हैं और जिन पर कुछ थोड़े सैंक्शन लगाए जाते हैं, वो रखे जाते हैं कंट्रीज़ ब्लैक लिस्ट के अंदर। ठीक है ना। अब इन कंट्रीज़ में क्या है ना, इन कंट्रीज़ को जो हम मतलब कि मेजरली जो हम इनको रखते हैं ना ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में, वो देख के रखते हैं कि उनके जो मेजर डिफेंसेस हैं कभी AML/CFT रिजीम को फॉलो नहीं कर रहे। ये AML/CFT है क्या। AML है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बाटिंग द फाइनेंस टेररिज्म। ठीक है ना। ये इनके तहत ये इन्होंने 2 लिस्ट को तैयार किया था। मेजर डिफेंसिंग चीज़ के एक तरह से कह सकते हैं कि ये 2 लिस्ट जो होती हैं एज अ डिफेंसिव रोल अदा करती हैं वर्ल्ड के लिए। ठीक है ना। बस आपको याद रखना है कि ये जो 2 लिस्ट हैं ये बेस्ड होती हैं AML और CFT,
AML/CFT। AML/CFT का मतलब है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्लैश कम्बाटिंग द फाइनेंसिंग टेररिज्म। और ये मैं पीछे बता चुका हूँ कि ये फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को कम्बाट करने के लिए कब ऐड किया गया था, 9/11/2001, याद रखना। और 2012 में ऐड किया गया था, इसका बताया था। मास डिस्ट्रक्शन के लिए जो फाइनेंसिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए आपका 2012 में अमेंडमेंट किया गया था FATF के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़, चौथी US इंडिया 2+2 मिनिस्टर डायलॉग मीटिंग हुई, और जिसके अंदर आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे US के एंटनी J ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लिलोयड J ऑस्टिन, उन्होंने राजनाथ सिंह और हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर के साथ मीटिंग करी वाशिंगटन DC में। ये चौथी मीटिंग थी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये स्टेट PS या CM पूछ लेते हैं कि 2+2 मीटिंग जो हुई थी US कहाँ कंडक्ट की थी। ये वाशिंगटन DC में कंडक्ट की गई थी, बस इतना याद रखना है। कुछ इसमें अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नहीं इसके कुछ मायदे हुए, ठीक है ना। US हाउस में, हाँ, एक US हाउस में पिछले साल क्या होता है, इंडिया पे सैंक्शन लगाने वाले थे काटसा के तहत, क्योंकि इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया था रशिया से, ठीक है ना। अब आपको ये देखना काटसा है क्या, क्योंकि ये ज़्यादातर अलग अलग कंट्रीज़ पर US इसे सैंक्शन लगाता है, एक तरह का सैंक्शन है जो US लगाता है, ठीक है ना। पढ़ते हैं आगे। पहले चीज़ आते हैं काटसा की फुल फॉर्म क्या है। काटसा है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। ये लो 2017 में US ने इफेक्ट में लेकर आई थी अपने पार्लियामेंट में। इसका काम है कि ये उन कंट्रीज़ को पनिश करेंगे जिनके डीप एंगेजमेंट है रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान के साथ। ज़्यादातर इकोनॉमिक सैंक्शन ही इसके तहत लगाए जाते हैं, ठीक है ना, इस एक्ट के तहत। हाँ, ईरान ने अभी रिसेंटली क्या है अपना रिटन रेस्पॉन्स दिया है कि वह न्यूक्लियर डील को किस तरीके से रिस्टोर करेगी, ठीक है ना, वर्ल्ड पावर के साथ। अभी क्या हुआ था, जो यूरोपियन यूनियन ने अभी इसका इंटरमीडिएट करने वाली थी ईरान न्यूक्लियर डील के लिए US के साथ, अदर कंट्री के साथ। 2018-19 के आसपास तुम्हारे जो डोनाल्ड ट्रम्प थे उन्होंने न्यूक्लियर डील से खुद को अलग कर लिया था, तो उसके बाद से इस पर कुछ सैंक्शन लगाए गए ईरान पर, ठीक है ना। ईरान ने इसको देखते हुए उन्होंने अपना एक रोड मैप दिया है कि वर्ल्ड पावर का साझा किया है कि वो अपने न्यूक्लियर डील में किस तरह से वो रिस्टोर करना चाहते हैं न्यूक्लियर डील को। तो यूरोपियन यूनियन उसकी इंटरमीडिएशन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से उसके अच्छे रिश्ते हैं, ट्रेड के काफ़ी अच्छे रिलेशन है ईरान के साथ, इसलिए। तो बता देते हैं न्यूक्लियर डील के अंदर था क्या। न्यूक्लियर डील के अंदर ये था कि ईरान कैन इनरिच यूरेनियम टू 3.67% प्योर। ईरान केवल 3.6% प्योरिटी का यूरेनियम इनरिच कर सकता है, और वो एक्यूमुलेट वो रख सकता है 300 kg ऑफ यूरेनियम। और ये सब जो करेगा ये करेगा अंडर स्क्रूटनी ऑफ इंटरनेशनल इंस्पेक्टर और सर्विलेंस। मतलब कि जितना भी ये न्यूक्लियर इनरिच करेगा या फिर उसे एक्यूमुलेट करके रखेगा अपनी कंट्री में, तो ये केवल इंटरनेशनल इंस्पेक्टर और सर्विलेंस के अंदर ही रखेगा, मतलब इससे बाहर नहीं रख सकता। याद रखना 3.67% प्योरिटी एंड एक्यूमुलेट कर सकता 300 kg का यूरेनियम। ये न्यूक्लियर डील के अंदर था, बाद में US इससे दूर हो गया था। अभी इंडिया और बांग्लादेश ने भी क्या है कि बायलैटरल रिलेशन में इंडिया टाई है मॉडल ऑफ बायलैटरल रिलेशन। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी, चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वो इंडिया आई थी। उन्होंने 7 एग्रीमेंट पर साइन किए। 7 पढ़ने की जरूरत नहीं, उसमें हमको जो इंपॉर्टेंट है उनको ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें एक रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर भी एक एग्रीमेंट था, ठीक है ना, वो पढ़ लेते हैं। इनके बीच MOU साइन हुआ है कि जो क्रॉस बॉर्डर वाटर शेयरिंग को लेकर, रिवर का नाम है कुशियारा रिवर, ठीक है ना। इसमें जो बेनिफिट मिलने वाला है इसका साउथर्न आसाम और बांग्लादेश का सिलहिट रीजन है, ठीक है ना। ये ऐसे जो रिवर है कुशियारा रिवर, ये मोगला पोर्ट को कनेक्ट करती है। याद रखना, ये पूछ सकता है कुशियारा रिवर को लेकर किन 2 देशों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये इंडिया बांग्लादेश, और बेनिफिशियल स्टेट है इंडिया की तरफ से आसाम और बांग्लादेश की तरफ से है सिलहेट रीजन, ठीक है ना। UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम अनाउंस की गई थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक द्वारा। वो भी कब, G20 समिट में जो हेल्ड हुआ था बाली, इंडोनेशिया में, ठीक है ना। UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम है क्या, पढ़ लेते हैं। ये प्रोवाइड करवाएगी इंडिया को, जो इंडियन की जितनी वर्क फोर्स है वो UK में जाकर अपना कोई एक जॉब कर सकती है आने वाले अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक के लिए। मतलब UK में इंडिया के जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जिनकी उम्र आपकी है, 1 मिनट, ये मैंने गलत लिख दिया, 10 से 30 नहीं 18 से 30 होगा ये। हाँ, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको मैं काट कर देता हूँ। ये 10 नहीं है, ये है आपका 18, ठीक है ना। हाँ, जिनकी उम्र 18 से 30 साल है
लगभग 3000 डिग्री होल्डर वो यूके में जा सकते हैं काम करने के लिए केवल 2 सालों, अप टू 2 ईयर, केवल 2 सालों तक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि यूके ने जो यंग प्रोफेशनल स्कीम किस कंट्री ने लागू करी इंडिया के लिए, वो है यूनाइटेड किंगडम। और कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए। और कौन लोग? 3000 डिग्री होल्डर जा सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 30 साल है, ये उनके लिए सही है ना। और हाँ, एक न्यूज़ आ रही है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ ओमान, इनके बीच में साइन हुआ है हिस्टोरिक एमओयू, जिसके तहत एनपीसीआई आपका लॉन्च करेगी रुपे डेबिट कार्ड इन ओमान। ठीक है ना। ये एक बेस्ट तरीका है, एक मतलब कि आपके ब्रांड को प्रमोट करने का, जो हमारा है रुपे का। ठीक है ना। ये एक तरह की मॉनिटरी कनेक्टिविटी की तरह देखा जा रहा है ये स्टेप। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आएँ आप तो नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकेगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।